नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। अब तक हम विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके, ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। अभी भैया फिलहाल हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। और गाइज, पाचन तंत्र के हम आपको 40 क्वेश्चन करवा चुके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 41। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए छोटी छोटी गोलियों में, ऑप्शन नंबर बी है स्टार्च में, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट में, ऑप्शन नंबर डी है अमीनो अम्ल में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 29/1/2022 को। बताइए भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाए आपसे, हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। मेरा क्रॉस क्वेश्चन है भैया आपसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। बताइए भैया, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। बताइए, आपके मुंह में किसका पाचन होता है, आपके पेट में किसका पाचन होता है। अगर आप जानना चाहते हो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर, तो भैया मैंने आपको पाचन तंत्र वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भैया चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये भी जानना है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है, आप सभी को पता है मुख्य रूप से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। अगर आपको इन तीनों के बारे में जानना है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, वसा का पाचन कैसे होता है, तो भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिए। चलिए भैया इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले मुझे प्रोटीन के स्रोत बताइए जिनसे आपको प्रोटीन प्राप्त होती है, जैसे कि दूध, अंडा, मशरूम, सोयाबीन, मांस और दालें। इन सभी में भरपूर मात्रा में क्या पाई जाती है भैया, प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन। इस प्रोटीन को भैया आपके पेट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ये जो पेप्सिन होता है ये बदल देता है भैया पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में, पेप्टोन्स या पेप्टाइड में बदल देता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो भैया आपके पेट से होती है, क्योंकि पेट में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को, भैया आप सबने ये चीजें खाई, प्रोटीन के स्रोत खाए जिनसे आपको प्रोटीन प्राप्त हुआ, और इस प्रोटीन को पेट में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो पेप्टोन्स या पेप्टाइड में बदल देता है। फिर भैया भोजन पेट के बाद में जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत के डुडोनियम वाले भाग से एक ऑर्गन जुड़ा हुआ होता है जिसे कहा जाता है पेंक्रियाज, अग्नाशय। और ये जो अग्नाशय होता है इससे भैया पेंक्रिएटिक जूस निकलता है, पेंक्रिएटिक जूस निकलता है, यानी कि अग्नाशय रस निकलता है। और इस अग्नाशय रस में भैया एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि एमाइलेज एंजाइम,
ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। तो भैया जो प्रोटीन का पाचन करता है वो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कहाँ पाया जाता है? इस पैंक्रेटिक जूस में पाया जाता है, जो पेप्टोन से पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। कहाँ कन्वर्ट करता है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? अरे भैया ये प्रोटीन जो टूट रहा है ये भोजन का पाचन ही तो हो रहा है, ये प्रोटीन का पाचन ही तो हो रहा है एंजाइमों की सहायता से। आपने सुना होगा कि प्रोटीन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। प्रोटीन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं, वसा के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं। ओवरऑल हमारे भोजन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं। ये पाचन क्या होता है? तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। भोजन जब हम खाते हैं, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो इतने बड़े बड़े अणुओं का हम सेवन करते हैं, लेकिन ये भोजन को ये जो एंजाइम होते हैं ये बेटा बहुत छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। इतने छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है ताकि हमारी जो कोशिका होती है, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन कोशिकाओं में जो भोजन होता है उसको जला करके बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो भैया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन पाचन के बाद में किस में परिवर्तित हो जाता है? एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। कौन कौन से एंजाइम सहायक थे प्रोटीन के पाचन में? पेप्सिन एंजाइम था और भैया ट्रिप्सिन एंजाइम था। इसके पाचन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पेट से हुई थी। और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में हो जाता है भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डुओडेनियम वाला भाग होता है उससे ये पेंक्रियाज जुड़ा हुआ होता है, जो कि पेंक्रेटिक जूस का निर्माण करता है। इस पेंक्रेटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो कि इस पेप्टोन से पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, एमिनो अम्ल। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 29/1/2022 को। क्या क्वेश्चन समझ में आया? वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है भैया। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि मानव इनमें से किसे पचा नहीं सकता? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी है वसा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 29/1/2021 को। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया मानव इनमें से किसे पचा नहीं सकता? तो मानव किसे नहीं पचा सकता? क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है क्या हमारे शरीर में? होता है। प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, सेलुलोज का नहीं होता। तो भैया यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर है सेलुलोज। देखिए हमारे शरीर में बेटा कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का पाचन होता है, क्योंकि यही भोजन के मुख्य अवयव होते हैं जिनका पाचन होता है और जिनसे एनर्जी मिलती है। हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होता। एक कॉन्सेप्ट समझिए, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानते हो आप? लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। इस बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है सीकम, पहला भाग, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। ये 3 भाग होते हैं। तो जो सीकम वाला भाग है, ये जो सीकम वाला भाग है, इस सीकम वाले भाग में एक ऑर्गन जुड़ा हुआ होता है। ये एक अवशेषी अंग होता है। अगर ये हमारे शरीर में ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस ऑर्गन का नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। और ये जो अपेंडिक्स होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है। अगर आपसे वजह पूछते हो, एक बार क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे
थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेता हूँ। तो हुआ क्या, हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैंने ऐसे उसके पेट पे हाथ रख दिया मजाक मस्ती में। तो उसने बोला कि यार यहाँ पर दर्द होता है। मैंने कि भाई ऐसा क्या हुआ? कि यार मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है। मैं कि ऐसा क्या हुआ था आपके साथ में जिससे आपको ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ा? तो उसने बोला कि पेट बार बार दर्द करता था। आपको पता है वो बार बार पेट दर्द क्यों करता था और फिर उसने ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन क्यों करवाया? होता क्या है, आपके फल वह सब्जियों के छिलकों में बेटा सेलुलोज पाया जाता है। फल में जो सब्जियां होती है ना, अब फल भी खाते हैं हम, सब्जियां भी खाते हैं, तो इनके छिलकों में क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा, इनके छिलकों में सेलुलोज होता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज। आप सभी को पता है कि पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो भैया जो हमें फल व सब्जियां जो प्राप्त होती है वो भी तो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो फल व सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनमें मुख्य रूप से ये सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। तो आप फल भी खाते हो, सब्जियां भी खाते हो, तो उससे सेलुलोज आपके शरीर में गया, लेकिन आपके शरीर में तो इसका पाचन होता ही नहीं है। तो ये सेलुलोज कहाँ जाकर के जमा हो जाता है? ये जो अपेंडिक्स है बेटा, इस अपेंडिक्स में जाकर के जमा हो जाता है। अब हल्का फुल्का इसका पाचन नहीं होता बेटा हमारे शरीर में। इस वाले जो सीकम वाला भाग होता है, इस सीकम वाले भाग में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं और उन बैक्टीरियाओं को कहा जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया, इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो ई कोलाई जीवाणु। ई कोलाई जीवाणु पाए जाते हैं भैया किस भाग में? इस सीकम वाले भाग में। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो ई कोलाई जीवाणु होते हैं, ये क्या करते हैं, जो अपेंडिक्स में जो सेलुलोज गया है, ये जो अपेंडिक्स में सेलुलोज गया है, क्योंकि भैया सेलुलोज का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता, तो ये अपेंडिक्स में जाकर के जमा हो जाता है ये सेलुलोज। कौन? ये सेलुलोज। तो सीकम वाले भाग में ये बैक्टीरिया जो पाया जाता है, ये क्या करता है भैया, इस सेलुलोज में जाकर के, इस सेलुलोज को जाकर के सड़ा देता है, गला देता है, मल में परिवर्तन कर देता है, जिससे बेटा इसको भी फायदा है। इन बैक्टीरियाओं को सेलुलोज से भोजन मिल जाता है और हमारे शरीर में ये जो अपेंडिक्स में ये जो सेलुलोज पहुंचा है, ये सेलुलोज भी बेटा धीरे 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 मल में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में सेलुलोज का सेवन करते हो या फिर आपके इस अपेंडिक्स में ज्यादा मात्रा में बेटा सेलुलोज जमा हो जाता है, तो फिर आपका पेट दर्द करने लग जाता है। और जब आपका पेट दर्द करने लग जाता है तो भैया आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपसे कहता है कि भैया आपके तो अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, आपको तो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर क्या करता है बेटा, ये अपेंडिक्स वाले भाग को ही काट करके फेंक देता है। इस अपेंडिक्स वाले भाग को ही, इस अवशेषी अंग को ही काट कर फेंक देता है और फिर बेटा आपका पेट दर्द भी सही हो जाएगा, फिर आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो क्या आपको समझ में आया सारा कॉन्सेप्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा भैया, क्योंकि सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। मैं एक बार आपको फिर दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, कॉन्सेप्ट अच्छा है, ध्यान से समझना। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, एक सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम वाले भाग से हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग जुड़ा हुआ होता है, अपेंडिक्स। अगर ये ना भी हो तो भी काम चल जाता है। इतनी बात क्लियर है भैया? पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, अरे कोशिका वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, तो पादपों की जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज का प्रमुख अवयव होता है। कहने का मतलब वो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। यानी कि पेड़ पौधों में सेलुलोज अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप फल भी खाते हो, सब्जियां भी खाते हो, तो सीधी सी बात हो, उनमें क्या होगा? सेलुलोज होगा। और हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन होता नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही पाचन होता है। तो ये सेलुलोज
कहाँ जाकर के जमा हो जाता है, तो भैया ये अपेंडिक्स में जाकर के जमा हो जाता है। अब हल्का फुल्का सेलुलोज जमा है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीकम वाले भाग में ही क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरिया का नाम है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया या ई कोलाई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसमें पनप जाते हैं भैया। इस अपेंडिक्स में जो सेलुलोज है वो सेलुलोज में पनप जाते हैं, जिससे क्या करते हैं, उसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, और फिर ये जो अपचा भोजन है या फिर ये जो सेलुलोज है ये मल में परिवर्तित हो जाता है, और मल में परिवर्तित हो जाता है तो फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। इतना आप सभी को पता है। लेकिन भैया अगर ज्यादा मात्रा में आपने सेलुलोज का सेवन किया है या फिर सेलुलोज आपके अपेंडिक्स में जाकर जमा हो गया है तो फिर आपका पेट दर्द करने लग जाएगा। फिर आपका पेट दर्द करने लग जाएगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, यानी कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा। और डॉक्टर क्या करता है, कभी कभी तो भैया इस अपेंडिक्स को ही काट कर फेंक देता है जब ऑपरेशन होता है ना तब। तो ये एक अवशेषी अंग है, इसको फर्क नहीं पड़ता भैया हमारे शरीर में हो या ना हो, अवशेषी अंग है। इतनी बात क्लियर है। कभी आपको अवशेषी अंग के बारे में भी बताऊंगा, कभी अवशेषी अंग की पर्सनल क्लास भी लूंगा, जिसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भैया हमारे शरीर में कौन कौन से अवशेषी अंग हैं और वो धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें हमारे शरीर में अवशेषी अंग बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज। ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज। क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि किसको पचाने के लिए शाकाहारी जीवों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ये इसके ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी है स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी है अमीनो अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है ग्लाइकोजन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 28/11/2018 को। गाइज कल की क्लास आपको याद है, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 या 32, शायद क्वेश्चन नंबर 31 दिखता है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, पर 31-32 के आसपास मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, और उसके कॉन्सेप्ट से ही बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यानी कि इस क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको पहले करवा चुका। देखो कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है शाकाहारी, खा लिख दिया, शाकाहारी, और दूसरा होता है मांसाहारी। जो शाकाहारी जीव होते हैं वो क्या खाते हैं भैया, पेड़ पौधे, और जो मांसाहारी जीव होते हैं वो खाते हैं भैया मांस। और पेड़ पौधों में अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, सेलुलोज होता है। क्या होता है भैया, सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। क्योंकि पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, इस सेलुलोज की बनी होती है। इसलिए शाकाहारी जो जीव होते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है, वो छोटी आंत है भैया, वो लंबी होती है, या फिर आप कह सकते हो बड़ी होती है। वो क्या होती है, लंबी होती है। क्यों होती है, क्योंकि सेलुलोज का जो पाचन है वो भैया आसानी से नहीं होता है, वो आसानी से नहीं होता है, बहुत समय लगता है। इसलिए भैया इनकी जो छोटी आंत होती है वो मांसाहारी जीवों की तुलना में थोड़ी लंबी होती है। और जो मांसाहारी जीव है वो मांस खाते हैं तो इनका पाचन आसानी से हो जाता है, तो इनकी जो छोटी आंत है वो होती है भैया छोटी। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 28/11/2028 को। 28/11/2028 को समझ में आ गया? ओके, इस बैच का टाइम बता देता हूँ, रोज 7 बजे सोमवार से लेकर के शनिवार तक, संडे का ऑफ रहता है। अगर 7 दिन में से किसी दिन छुट्टी हो जाती है तो भैया हमारे संडे को भी क्लास आती है। इतनी बात क्लियर है। इस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। रेलवे की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये रेलवे वाले बच्चों के लिए तो रामबाण साबित होगा ही होगा। साथ ही साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है तो भैया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं के लिए ये बैच उपयोगी है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल
हाँ, मैं कह रहा था कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है। एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है, हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 1500 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए उन क्वेश्चनों का आंसर, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं, या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। और अगर इतने सारे स्टूडेंट देते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा ही मिलता होगा उनको, क्योंकि भैया बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाले हैं। इसलिए आप भी दीजिए भैया उन क्वेश्चनों का आंसर, आपको बहुत प्रॉफिट होगा बेटा। बायोलॉजी के बड़े बड़े अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। तो आशा करता हूं यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसी स्थिति जहां छोटी आंत ग्लूटेन को तोड़ने में असमर्थ होती है। ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसी स्थिति जहां फ्रक्टोज पूरी तरह से रक्त में अवशोषित नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर सी है, एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंत दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। और ऑप्शन नंबर डी है, कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से समझना, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको बताया है। स्मॉल इंटेस्टाइनल निर्माण करती है इंटेस्टाइनल जूस का। इंटेस्टाइनल जूस का। और इस इंटेस्टाइनल जूस में कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे कि माल्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम और सुक्रेज एंजाइम। ये एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये तीनों के तीनों ही कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। ये जो लैक्टेज एंजाइम है, ये क्या करता है, आपके दूध में पाई जाने वाली जो लैक्टोज शुगर होती है, जो लैक्टोज शुगर होती है, इस लैक्टोज शुगर को ये लैक्टेज एंजाइम किस में तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। दिख नहीं रहा है, ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है। तो भैया ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें छोटी आंत दूध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा, कौन सी शर्करा है, लैक्टोज शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। कोई इसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने में असमर्थ होती है। क्यों? क्योंकि भैया लैक्टोज की कमी होगी, इसी के कारण तो ये लैक्टोज शुगर है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में नहीं टूट रहा है। तो ये एक प्रकार का रोग है, पाचन तंत्र से संबंधित ये एक प्रकार की बीमारी है। कौन? ये लैक्टोज असहिष्णुता, जिसमें इस लैक्टेज एंजाइम की कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं बिल्कुल आसान भाषा में आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्या भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया ... में शुरू होती है और भैया ... में पूर्ण होती है। ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए, आमाशय बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर बी है मुंह छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी है आहार नाल बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर डी है आहार नाल छोटी आंत। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 13/3/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नहीं पता है तो भैया बोर्ड की तरफ देखिए। देखिए सबसे पहले जब आप भोजन खाते हो तो भोजन जाता है आपके मुंह में। कहाँ जाता है? मुंह में। और आप सभी को पता है मुंह में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हो जाती है। मुंह के बाद में भोजन जाता है भैया आपकी भोजन नली में। भोजन नली में जाता है। भोजन नली में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। और भोजन नली के बाद में भोजन जाता है पेट में।
और पेट में आप सभी को पता है प्रोटीन के पाचन की शुरुआत हो जाती है और पेट के बाद में भोजन जाता है छोटी आंत में। और छोटी आंत में भैया पूर्ण रूप से छोटी आंत के डुओडेनियम वाले भाग तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का तीनों का पाचन हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी कि फैट, जिसे आप लिपिड्स भी कहते हो, इनका पाचन भैया पूर्ण रूप से हो जाता है। छोटी आंत के बाद में भोजन जाता है बड़ी आंत में और सबसे ज्यादा जो भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत के किस भाग में होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन भी हो जाएगा डुओडेनियम वाले भाग में, और इलियम वाले भाग में छोटी आंत के इलियम वाले भाग में भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण भी हो जाता है। और भैया बड़ी आंत में जो होता है वो पानी का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? पानी का अवशोषण होता है। फिर लास्ट एंड फाइनल जो बचा हुआ भाग है वो एनस वाले भाग की सहायता से, मल द्वार की सहायता से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो मल होता है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से होती है और भैया कहाँ पर पूर्ण होती है? पाचन की प्रक्रिया के लिए कह रहा है। तो भैया छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है डुओडेनियम वाले भाग तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंह व छोटी आंत। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया RRB NTPC में 13/3/2021 को। पेन में भी स्याही समाप्त हो चुकी है, मेरे पास स्याही भी नहीं है जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊँ। आज यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, बाय।